नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत के उपन्यास वन अरेंज्ड मर्डर के पहले अध्याय की। जी। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी घरेलू बहस से। चाय के लिए दूध नहीं है। हाँ, चाय के लिए दूध का डब्बा खाली है, लेकिन ये छोटी सी बात, ये एक बड़े तूफान का इशारा है। बिल्कुल, ये दूध का खाली डब्बा तो बस एक बहाना है। असल मुद्दा कुछ और ही है। यह अध्याय हमें एक ऐसी दोस्ती के शायद आखिरी पलों को दिखाता है। एक दोस्ती जो अब दम तोड़ रही है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि कहानी में क्या हुआ, नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल पूछना है, एक पक्की और गहरी दोस्ती को टूटने के लिए क्या चाहिए? या क्या एक नया प्यार ही काफी है, या फिर दरारें पहले से ही मौजूद होती हैं? तो चलिए इसी सवाल के साथ इसकी परतें खोलते हैं। कहानी शुरू होती है कथावाचक केशव से, जो सुबह सुबह अपने फ्लैटमेट सौरभ से व्हाट्सएप पर पूछता है, दूध लाया क्या? और यहीं से तनाव का मीटर चढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। या मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी, केशव और सौरभ जो कभी बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक ही कमरे में हैं। हाँ, सिर्फ 7 फीट की दूरी पर। 7 फीट की दूरी पर बैठे हैं, लेकिन बात करें व्हाट्सएप पर। और सौरभ केशव के मैसेज देख रहा है, उसे पढ़ रहा है, पर जवाब नहीं दे रहा। आमने सामने बात क्यों नहीं हो रही? ये व्हाट्सएप वाली बात सिर्फ दूरी नहीं दिखाती, ये आज के दौर का एक अजीब विरोधाभास दिखाती है। कैसा विरोधाभास? मतलब टेक्नोलॉजी हमें करीब लाने के लिए बनी है, पर यहाँ वो 7 फीट की दूरी पर बैठे दो दोस्तों के बीच एक दीवार की तरह काम कर रही है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे हम टकराव से बचने के लिए स्क्रीन के पीछे छिप जाते हैं, भले ही जिससे झगड़ा है वो सामने ही बैठा हो। तो ये एक तरह का पैसिव अग्रेशन है। हाँ बिल्कुल। सौरभ का व्यवहार, जिसे पैसिव अग्रेशन कहते हैं, यहाँ साफ दिखता है। वो सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन केशव को नजरअंदाज करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। और केशव की बेचारगी, उसकी हताशा साफ नजर आती है। वो बार बार मैसेज करता है, प्लीज जवाब दो, लेकिन सौरभ कोई जवाब नहीं देता। फिर सौरभ कैब बुक करने की कोशिश करता है, और जब कैब नहीं मिलती तो बड़बड़ाता है, डैम, नो कैब्स। और केशव मदद करने की कोशिश भी करता है। हाँ, पर सौरभ उसे सीधे मना कर देता है और कहता है, प्लीज डोंट टॉक टू मी। ये एक लाइन ही उनके रिश्ते की पूरी कहानी कह देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, सौरभ जाते जाते जो कहता है, वो इस रिश्ते पर एक फाइनल मोहर लगा देता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, केशव, वी हैव 2 months बिफोर द लीज एंड्स हियर। Until then, can you please stay out of my way? मतलब इस घर का लीज खत्म होने में 2 महीने बचे हैं, तब तक प्लीज मेरे रास्ते से दूर रहना। जी, ये कोई अस्थायी गुस्सा नहीं है, ये एक फैसला है। रिश्ता उस मोड़ पर आ चुका है जहां एक दोस्त दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहता है और खुद का परिचय देता है। और उसका तरीका बहुत चौंकाने वाला है। हाँ, बहुत। वो पहली ही लाइन में कहता है, मैं 1 नंबर का घटिया इंसान हूँ, आई एम अ डिक। अब किसी कहानी का हीरो वो खुद को ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? यही तो सवाल है। क्या वो बस ईमानदार है, या वो हमें पहले से ही अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यहीं पर एक साहित्यिक कॉन्सेप्ट सामने आता है। उसे कहते हैं अनरिलायबल नरेटर। अनरिलायबल नरेटर मतलब अविश्वसनीय कथावाचक। बिल्कुल। जब कोई कथावाचक कहानी की शुरुआत में ही अपनी कमी बता दे, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? हो सकता है वो हमें पूरी सच्चाई न बता रहा हो, वो कहानी को अपने नजरिए से इस तरह पेश कर रहा है कि हम उसकी तरफ हो जाएं। केशव का यह कहना कि मैं घटिया हूं शायद एक चाल है। एक चाल? हाँ, ताकि हम सोचें कि अरे ये तो कितना ईमानदार है, और फिर उसकी सुनाई कहानी पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब हमें उसकी हर बात पे शक करना चाहिए? एक तरह से। हाँ। खैर, वो आगे बताता है कि वो और सौरभ एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबर सेफ में काम करते हैं, लेकिन केशव के असली दुनिया ये कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। नहीं, उसकी असली दुनिया है उसकी अपनी एक छोटी सी डिटेक्टिव एजेंसी, जेड डिटेक्टिव्स। और ये जेड डिटेक्टिव्स कोई जेम्स बॉन्ड वाली एजेंसी नहीं है। ये मालवीय नगर मार्केट में किराना दुकानों के बगल में एक छोटी सी जगह है। अच्छा। केशव बताता है कि वो लोग ज्यादातर घरेलू मामले सुलझाते हैं, जैसे शक्की आंटियों के लिए अपनी नौकरानियों या पतियों पर नजर रखना। तो मतलब एक तरफ एक स्थिर बोरिंग आईटी जॉब, और दूसरी तरफ जासूसी का रोमांच, भले ही वो छोटे स्तर पर हो। और शायद यही जासूसी का जुनून, यही उनकी दोस्ती के ताबूत में कील का काम कर रहा है। लगता तो यही है। केशव साफ कहता है कि सौरभ अब उससे नफरत करता है, इस घर से निकलना चाहता है, और जी डिटेक्टिव्स को भी बंद कर देना चाहता है। वो कहता है, ही हेट्स माई गट्स। ये नफरत ये अचानक तो पैदा नहीं हुई होगी, इसकी जड़ क्या है? केशव के मुताबिक
इस पूरी कहानी की जड़ है सौरभ की मंगेतर प्रेरणा। प्रेरणा? हाँ, केशव हमें फ्लैशबैक में ले जाता है और बताता है कि कैसे सौरभ, जो हमेशा से लड़कियों से बात करने में झिझकता था, उसने अरेंज्ड मैरिज का रास्ता चुना। और मजे की बात यह है कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर सौरभ की प्रोफाइल भी केशव ने ही लिखी थी। हाँ, और वो प्रोफाइल भी काफी मजेदार थी। उसमें लिखा था, मैं सौरभ हूं, मैं एक अच्छी जगह काम करने वाला IITian हूं और मेरा स्वभाव मजेदार और आसान है। और फिर मुझे खाना पसंद है, बहुत सारा खाना और उससे भी ज्यादा खाना। मतलब कौन लिखता है ऐसा अपनी प्रोफाइल में? मतलब ईमानदारी की हद है आज के जमाने में, जहां लोग अपनी प्रोफाइल में क्या क्या नहीं लिख देते। हाँ, सौरभ का सीधा कहना कि मुझे बस खाना पसंद है, अपने आप में ताजगी भरा है। और शायद यही ईमानदारी प्रेरणा को पसंद आ गई। बिल्कुल। उनकी पहली वीडियो कॉल जो 2 मिनट की होनी थी, वो 2 घंटे तक चली। ये उनके बीच एक तुरंत बने कनेक्शन को दिखाता है। और उनका पूरा रिश्ता ही खाने के इर्द गिर्द बना है। वो एक दूसरे को मेरी जलेबी और मेरी छोटी गुजिया जैसे नामों से बुलाते थे। ये सब सुनने में बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन केशव इसे एक अलग ही नजर से देखता है। कैसे? वो प्रेरणा को स्मार्ट, महत्वाकांक्षी और अच्छा इंसान तो बताता है, पर साथ ही उनके वजन पर एक तीखी टिप्पणी भी करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, मैं एक मोटी लड़की के साथ अपने सबसे अच्छे मोटे दोस्त के परफेक्ट रिश्ते में आ गया था। ये लाइन ये केशव के किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये लाइन केशव के अनरिलायबल नैरेटर होने का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, हाँ। एक तरफ वो प्रेरणा की तारीफ कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके शब्दों में एक तरह का मजाक और शायद थोड़ी जलन भी छिपी है। वो खुद को फिट मानता है और शायद दूसरों को उनके वजन के लिए जज करता है, लेकिन वो तुरंत प्रेरणा की व्यावसायिक सफलता का जिक्र भी करता है, शायद अपने इस पूर्वाग्रह को छिपाने के लिए। हाँ, वो ईटो वाली बात। जी, प्रेरणा की कंपनी ईटो एक क्यूरेटेड फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, जिसने हाल ही में एक प्राइवेट इक्विटी फर्म से 13 करोड़ 90 लाख रुपए की भारी भरकम फंडिंग जुटाई है। मतलब प्रेरणा सिर्फ सौरभ की मंगेतर नहीं है, वो एक बेहद सफल और शक्तिशाली बिजनेसवुमन है। बिल्कुल। इससे तो कहानी में एक नया एंगल आ जाता है। हाँ। अब सौरभ की दुनिया सिर्फ केशव और जी डिटेक्टिव्स तक सीमित नहीं है। नहीं, वो प्रेरणा के इस बड़ी और सफल दुनिया का हिस्सा बन गया है। और शायद यही शक्ति का संतुलन बदलना केशव को परेशान कर रहा है। बिल्कुल। पहले सौरभ की दुनिया का केंद्र केशव था, अब वो केंद्र प्रेरणा बन चुकी है। प्रेरणा की सफलता सौरभ के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है, एक ऐसी दुनिया जहां शायद केशव और उसकी छोटी मोटी जासूसी के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक नया प्यार और करियर में सफलता दोस्ती को खत्म कर सकती है? केशव एक खास घटना का जिक्र करता है, हाँ, जिसे वो इस दोस्ती के टूटने का सबसे बड़ा कारण मानता है। एक ऐसा पल जो शायद इस दोस्ती के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। साइबर सेफ में उन्हें एक क्लाइंट के लिए एक बहुत जरूरी कोड को डिबग करना था और डेडलाइन बिल्कुल सिर पर थी। एक बड़ा और जरूरी प्रोजेक्ट था। बहुत जरूरी। लेकिन सौरभ ने उस काम को पूरी तरह से छोड़ दिया और 2 हफ्ते तक प्रेरणा के ईटो ऐप को डिबग करने में लगा रहा। 2 हफ्ते तक? हाँ, ये सिर्फ दोस्ती को नजरअंदाज करना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल लापरवाही थी, बहुत बड़ी। और इसका नतीजा ये हुआ कि केशव को अपने बॉस जैकब से बहुत डांट खानी पड़ी। जब केशव ने बाद में इस बारे में सौरभ से बात करने की कोशिश की, तो सौरभ का जवाब क्या था? क्या था? उसने कहा, वेट, प्रेरणा's कॉलिंग मी, आई विल कॉल यू लेटर। और फिर उसने केशव का कॉल काट दिया। ओहो। आप सोचिए केशव को कैसा महसूस हुआ होगा। वो कहता है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, यहां तक कि उसकी सगाई में डांस भी किया, लेकिन वो सब भूल गया। तो यहाँ केशव का दर्द और विश्वासघात का एहसास साफ झलकता है। बिल्कुल। उस एक पल ने शायद सब कुछ बदल दिया। सौरभ के लिए उस वक्त प्रेरणा का कॉल केशव की परेशानी और प्रोफेशनल जिम्मेदारी से ज्यादा जरूरी था। उसने अपनी प्राथमिकताएं चुन ली थी। साफ तौर पर इस घटना ने उनके रिश्ते की दरार को एक ऐसी खाई में बदल दिया जिसे भरना अब नामुमकिन लग रहा था। और इसीलिए अब सौरभ घर बदलना चाहता है। केशव से बात नहीं करना चाहता और उनकी डिटेक्टिव एजेंसी को भी बंद करना चाहता है। और अध्याय का अंत केशव के एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल पर होता है, और बुरा मैं हूं। हाँ, वो ये सवाल हमसे, यानी पढ़ने वाले से पूछ रहा है। उसने हमें अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपना दर्द बताया, और अब वो हमसे सहमति चाहता है। और यहीं पर हमें एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। मतलब
मतलब केशव ने हमें घटनाओं का अपना संस्करण दिया है, जहां वो एक पीड़ित है और सौरभ एक धोखेबाज दोस्त। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? आपको नहीं लगता? हमने देखा कि केशव सौरभ और प्रेरणा के वजन को लेकर जजमेंटल है, वो उनके प्यार का मजाक उड़ाता है। हाँ, वो तो है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सौरभ का दूर जाना सिर्फ प्रेरणा के प्यार की वजह से नहीं, बल्कि केशव के अपने व्यवहार की वजह से भी हो? ये भी एक एंगल है। तो इस पहले अध्याय ने मंच पूरी तरह से तैयार कर दिया है। एक टूटी हुई दोस्ती, एक जुनूनी नया रिश्ता, पेशेवर जिम्मेदारियों का टकराव, और एक कथावाचक जिस पर हम पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। सौरभ अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है और केशव खुद को ठगा हुआ और अकेला महसूस कर रहा है। ये छोटे छोटे फैसलों, बदलती प्राथमिकताओं और अनकही नाराजगियों का नतीजा होता है, जो धीरे धीरे जहर की तरह फैल जाता है। मतलब हम सिर्फ केशव की कहानी सुन रहे हैं, सौरभ की नहीं। बिल्कुल। और वन अरेंज्ड मर्डर जैसे शीर्षक के साथ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि दोस्तों के बीच का ये आम सा लगने वाला झगड़ा, जिसमें दूध, प्यार और नौकरी की बातें हो रही हैं, आगे चलकर कितना खतरनाक और जानलेवा मोड़ ले सकता है। कैसे एक खाली दूध का डिब्बा एक मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत बन जाता है। शायद असली कहानी तो अब शुरू होगी।